तो आज के इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 1.2 है उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करके है ये बताया गया कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है प्रत्येक प्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला क्या करेंगे इसमें प्रत्येक प्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। तो अब ये कथन सत्य है या असत्य है। तो दोनों की परिभाषा हमारे पास आई हुई है। पहला तो क्या था कि प्रमेय संख्या जिसको कहते हैं तो वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है अर्थात और हर के रूप में लिखी जाती है जहां q शून्य नहीं होना से वो तो प्रमेय संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के समूह को अर्थात दोनों को साथ मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है वास्तविक संख्या कहलाती है। तो अब आपको यहाँ प्रमेय संख्या और यहाँ वास्तविक संख्या तो अब ये जो आपको दी जाती है वो सारी इसमें समाहित हो चाहे इसके सारे मान इसमें विद्यमान हो तो वो कथन सत्य होता है। अगर विद्यमान नहीं हो तो असत्य होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका हल में ये कथन सत्य क्यों है सत्य। तो परिभाषा के तौर पे आप बताओगे कि अपन क्या होता है कि जो वास्तविक संख्या वो क्या होती है प्रमेय और अप्रमेय संख्या समुच्चय होती है। जबकि यहाँ तो प्रमेय संख्या बताई गई है तो जो वास्तविक संख्या उसमें प्रमेय संख्या भी होती है और अप्रमेय संख्या भी दोनों में होती है। इसलिए क्या है ये सत्य है। अब वो कारण क्या लिखोगे क्योंकि प्रत्येक प्रमेय संख्या वास्तविक संख्या में विद्यमान होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का प्रत्येक प्रमेय संख्या वास्तविक संख्या में विद्यमान होती है। अर्थात प्रमेय संख्या का जो भी कोई मान है कोई भी प्रमेय संख्या लो वो वास्तविक संख्या में होगी। और वो क्यों होगी क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का समूह होती है। अब दूसरा कथन क्या करेगा संख्या रेखा को प्रत्येक बिंदु m के वर्ग के रूप का होता है। अर्थात दूसरा इसमें दर्ज है जो प्रमेय संख्या है तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है तो क्या होता है वर्गमूल m के रूप का होता है। वर्गमूल m के रूप का होता है। और जो m है वर्गमूल m है वो एक प्राकृत संख्या है। क्या है जहां m क्या है एक प्राकृत संख्या है प्राकृतिक संख्या है। अब ये संख्या रेखा आप जानते हो जो भी अपन खींचते हैं ये संख्या रेखा है। इसका जो भी प्रत्येक बिंदु होगा वो अगला कह रहा है कि वर्गमूल के m के रूप का होगा। तो अपन इस सारी संख्या रेखा में से 1 2 3 4 इस सारे -1 -2 -3 ये हो। तो अब यहाँ कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अर्थात इसमें जितने भी बिंदु हैं वो वर्गमूल m के रूप के ही होते हैं। वर्गमूल m के रूप के होंगे। अर्थात जैसे आपको कहा जाए यहाँ 1 है 1 का वर्गमूल 1 फिर 2 है तो 2 का वर्गमूल जो मान होता है या यहाँ बीच के मान जैसे आपको संख्या आ गई 1.2 1.3 1.4 ऐसे वर्गमूल। अब इस साइड में -1 -2 ये आ जाएंगे। अब यहाँ क्या कहते हैं कि m एक प्राप्त संख्या है। m क्या है कि
प्राक संख्या है। तो अपन यहाँ देखते हैं कि प्लस वाला तो ये वर्गमूल का मान हो सकता है कि पूर्ण आ जाएगा, वो ठीक है, वो प्रमेय संख्या हो जाएगी। और अपूर्ण जो जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा तो वो प्रमेय संख्या हो जाएगी। अतः इस रूप का इस साइन से पूरा होगा, लेकिन माइनस साइन वाले में नहीं होगा, क्योंकि वहां माइनस से प्राकृत संख्या देखी है और प्राकृत संख्या माइनस की नहीं होती, किसकी होती है। तो यहाँ जैसे आप प्लस की आप रखोगे तो वो सही है, तो प्लस की होती है, और इस साइड में आओगे तो माइनस की होती है, माइनस प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ और संख्या रेखा पर तो प्लस और माइनस दोनों होती है। संख्या रेखा पर क्या होगी, 0 से तो शुरू होती है और धनात्मक और ऋणात्मक मान दोनों में अनंत तक लिखी जाती है। इसलिए अपन यहाँ क्या कहेंगे, ये कथन है वो है सत्य, ये है कथन है क्या है, असत्य। अब वो क्यों है, तो आप क्या लोगे, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक के व ऋणात्मक के दोनों प्रकार की संख्या होती है, अर्थात दूसरा कहते हैं पूर्णांक संख्या होती है। और जबकि आपको यहाँ क्या दिया गया कि m क्या है, प्राक संख्या ही है, m क्या है, अतः m के स्थान पर आप सिर्फ यानी प्राक संख्या ही लिखोगे, इस साइड यहाँ से ये संख्या लिखोगे, इस साइड वाले नहीं लिख सकते हो, तो इसलिए ये कथन क्या है, असत्य ही है। अतः जो अपन कहा जाए कि जो ये कथन है वो असत्य है। असत्य क्यों है कि m और वो अगर यहाँ पूर्णांक होता, m क्या होता है, पूर्णांक होता, तो ये कथन सत्य होता। अगर ये कह रहा है प्राक संख्या है तो वो कथन असत्य है। क्यों कि प्राक संख्या में सिर्फ धनात्मक संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या नहीं होती। आज जो तीसरा करता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। तीसरा क्या देखा आपको, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, एक अप्रमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अप्रमेय संख्या होती है। संख्या होती है। अब वही आपको जैसे पहले का बताया वैसे ही, यानी यहाँ का इसमें मान विद्यमान होना चाहिए, या वो तभी होगी जब ये सारी संख्या इसमें विद्यमान है, तो ये बात कब सत्य होगी, अगर ये विद्यमान है तो ये सत्य होगी। तो अब यहाँ प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब परमेय और अप्रमेय संख्याओं का समूह, परमेय और अप्रमेय संख्याओं का जो समूह है वो अप्रमेय संख्या में होना चाहिए। होता है ये ऐसे, अप्रमेय तो सिर्फ अप्रमेय होगी, अर्थात वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 ये होंगी, बटा की वो नहीं होती, जैसे 3/4 है, माइनस का 7/5 है, वो इसमें नहीं होगी। इसमें तो कौन सी होगी, सिर्फ अप्रमेय अर्थात जो या तो कहा जाए वर्गमूल की सारी संख्या, दूसरा ये कहा जाए कि अनावर्ती या शांत दशमलव की जो संख्या होंगी वो वही होंगी, इसमें शांत और वो नहीं होंगी। तो अपन यहाँ तो वास्तविक संख्या दे दिया है और यहाँ क्या ले गया प्रमेय। अगर ये उल्टा होता कि प्रत्येक अप्रमेय संख्या वास्तविक संख्या होता तो सत्य होगा, लेकिन ऐसे कह दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो अप्रमेय संख्या होती है, ये नहीं होगा। क्यों कि वास्तविक संख्या तो परमेय और अप्रमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। अब अप्रमेय तो है लेकिन परमेय नहीं है, इसलिए ये इसमें विद्यमान नहीं होगा। तो वही आप क्या बताओगे, हल में ये है कथन, ये कथन क्या है, असत्य है। आप क्यों है वो असत्य है, तो उसका वही क्योंकि वास्तविक संख्याएं कैसे होती है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है, जबकि यह अपरिमेय
संख्याएं बताएगी। तो ऐसे क्या देखो, दूसरा एक क्या कहोगे, ये कहता सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या का प्रत्येक मान यही क्या बनेगा, अप्रमेय संख्याओं में विद्यमान नहीं होगा। ऐसे आपको पहले बताया था, वैसे अभी लिख सकते हो कि क्या लिखोगे, ये कहता है सत्य है क्यों है, क्योंकि वास्तविक संख्या का प्रत्येक मान है वो अप्रमेय संख्याओं में विद्यमान नहीं होता है। वो देखो उसमें आपने आप पूछ रहे हैं क्या सभी यानी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल है वो अप्रमेय होते हैं कि, तो ऐसा नहीं होता है। आप क्या कहोगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय नहीं होते हैं। अब कह रहा नहीं होते हैं तो आप उसका काट दीजिए और ऐसी संख्या होता है जिसके नहीं होते हैं। तो वहां देखो आप, अब धनात्मक पूर्णांक कौन से हो गए, ये सारे जो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है ऐसे 9 है, ऐसे आगे ये सारे कैसे धनात्मक पूर्णांक है। अब उसका कह रहा है ऐसे वर्गमूल, तो ये आप लेगा करने का अर्थ है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं। तो अब आप यहाँ ही देख रहे हो कि सभी धनात्मक के ऐसे अगला प्रश्न का करने का तात्पर्य ये है कि सभी धनात्मक तो धनात्मक तो हो गए, उनके वर्गमूल अब जो आएंगे वो अप्रमेय होते हैं। तो अब ये सारे अप्रमेय नहीं होते हैं, उनमें कौन से नहीं होते हैं, एक को देखो, एक का वर्गमूल 1 होता है, 4 का कितना होता है 2 होता है, 9 का कितना होता है 3। तो ये 3 संख्या तो याद में आ गई, ऐसे आगे भी आती जाएंगी। इसलिए अपन ये कहेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय नहीं होते हैं। तो उसका कारण क्या है कि ऐसे आगे बढ़ते जाओ, अर्थात जो पूर्ण वर्ग संख्या उनका वर्गमूल लेते हैं तो वो एक प्रमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः ये तीनों एक का 1 4 का 2 और 9 का 3 के आगे प्रमेय संख्या आ गई। अगला क्या करे, अप्रमेय संख्या होती है, अप्रमेय होती है, तो इस प्रकार से नहीं होती है। ऐसे आप नीचे बता दोगे, आते हैं धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल की संख्याएं जैसे ये एक दो उदाहरण बताते हैं, वर्गमूल 1 वर्गमूल 4 वर्गमूल 9 के मान 1 2 3 प्रमेय होते हैं। क्या हो गया, ये प्रमेय होते हैं न कि अप्रमेय होते हैं। अब बाकी जो आप देख रहे हो वो अप्रमेय है, बाकी तो देख लोगे है, जैसे आपको यहाँ 2 है अप्रमेय, 3 है अप्रमेय, 5 है अप्रमेय, 6 अप्रमेय, 7 अप्रमेय, 8 अप्रमेय, 9 क्या हो गई प्रमेय, आप 10 11 12 13 14 15 ये अप्रमेय, 16 और प्रमेय हो गए। और 17 18 19 20 21 22 23 24 ये अप्रमेय, 25 और क्या हो गया प्रमेय। ऐसे और चलते जाएंगी, 36 क्या है प्रमेय है, ऐसे आगे और चलते जाएंगी वो अप्रमेय, और 59 क्या हो जाएगा, क्या होगा वो प्रमेय है। तो इस प्रकार से हर पूर्ण वर्ग संख्या वो क्या होती है प्रमेय होगी। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 है, उसमें आपको क्या करना है कि एक बिंदु और लो, बिंदु क्या करनी है आपको और लो, एक लंबाई का मतलब है 1 इंच या 1 सेमी का एक रेखाखंड ले लो, 1 इंच या 1 तो या तो या जो स्केल से बना 1 इंच का ले लो या क्या ले लो 1 सेमी का ले लो। आप ज्यादा कौन सा लोगे, 1 इंच का ही लोगे, क्योंकि 1 इंच से थोड़ी सी लंबाई थोड़ी ज्यादा है, सेमी से तो छोटा सा होता है, तो उसी तरह आपका स्पष्ट नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये ले लोगे। फिर इसके बाद में यहाँ 90 डिग्री का कोण बना लोगे, क्या लोगे 90 डिग्री का कोण बना लोगे।
वो आप चाहे प्रकार से बनाओ चाहे चांदे से बनाओ, ऐसे बना लिया। अब ये जितनी नापी उतनी यहाँ इसकी रेखाखंड को लंबा करके इस पर चाप काट दो। तो ये इतनी है, इतना यहाँ से चाप काट देना है। अब यहाँ ये चाप कट गया तो वो कौन से हो गया, P1 बता देना है उसको। ये तो P आ गया, ये क्या जाएगा P1। अब इसको इसे यहाँ से मिला दो। तो ये कितनी नापी है पर 1 इंच से यहाँ भी 1 इंच ले ली है। अब ये कितना होगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा। कितना होगा ये, तो आप यहाँ क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, उसमें आप चलोगे ऐसे, यानी वो आपको बताया था कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, तो वो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर कितना हो गया, एक करेंगे एक हो गया, यहाँ भी एक को एक सुना एक हो गया, ये कितना हो गया 2। अब कर्ण आप गिना जाएगा, कितना होगा वर्गमूल 2 हो गए। अब की बार है इसको क्या करोगे, आधा ले लोगे, और ये जो नाप थी ना उतना ही नाप का यहाँ 90 डिग्री पर तो कौन बना लो, इस पर क्या करोगे, इन चांदे से 90 डिग्री का कोण बना लेना, ऐसे बना लिया। ऐसे क्या कर लिया आपने, 90 डिग्री का कोण बना लिया, और इतना चाप को लिया, वो चाप इस पर डाल हो गया। अब ये यहाँ कितना लिया आपने, वो 1 का ही लिया। अब ये आधार कितना है, कितना वो कितना हो गया, वो आधार कितना वर्गमूल 2, ये कितना है, तो अब यहाँ इससे कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ आधार कितना वर्गमूल 2 कर दो। अब वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया 2 में जोड़ दिया, कितना हो गया 3। तो अब ये जो समकोण त्रिभुज बना यहाँ, तो इसका ये जो कर्ण हुआ, आधार तो वही कितना है 2 है, लंब कितना 1 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा वर्गमूल 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वर्गमूल 3 होगा। अब उसके बाद में यहाँ अब की बार ये तो आधार तो वर्गमूल 3 लो, तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा 3 आ जाएगा, ये कितना होगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना जाएगा 2। तो आपकी बारी वो यहाँ हम क्या करोगे, 90 डिग्री का कोण बनाओगे, कितना डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। और वो ये क्या क्या चाप ले लो, यहाँ से ये चाप काट दो। आगे इसको इससे मिला दो, तो ये वही कितना जाएगा 1, यहाँ कितना हो गया आपकी बात 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। अब और वही आधार तो आपकी बात 2 लो, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते डाल लो, और उस पर एक आधार तो कितना लोगे, वही क्या लेना आपको, वो ये जो आ गया वो 2 ले ले आधार तो, और ये लंब वही 1 लोगे, एक है यहाँ से चाप लगा देना, अब वही है 90 डिग्री का कोण बना। अब जो यहाँ आएगा ये आप मिला लो, वो कितना होगा वर्गमूल 5 होगा, कितना होगा उदाहरण में नहीं है, वर्गमूल 5 कैसे जाएगा, आपकी बात यहाँ कितना ले लिया आपने, आधार 2 ले लिया, कितना हो गया ये 4, ये कितना हो गया 5, तो कितना आ गया वर्गमूल 5, तो ये कितना हो गया वर्गमूल 5। अब वही आप यहाँ 90 डिग्री को इस पर जो वर्गमूल 5 की रेखाखंड है उस पर क्या करोगे, 90 डिग्री का कोण बना लोगे, तो ये 90 डिग्री का कोण बना लिया अपन। अब वो ये 1 सेमी का चाप यहाँ काट क्या काट दिया है, 1 सेमी का जहाँ चाप कटा वहां को काट। अब वो इसको इससे मिला दिया, तो आप देख रहे हो उसकी आकृति बनेगी, सर्कल बनेगी, जो आप बताते हैं फिर, तो उस आकृति ये आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो अब ये कितना हो गया वर्गमूल 6 हो गया, ये वही लंब कितना हो गया ये। अब और वो यहाँ 90 डिग्री का कोण लो, क्या करोगे 90 डिग्री का कोण बनाओगे, कितना का बना लिया 90 डिग्री का, और ये कितनी लोगे 1 सेमी, वो जो 1 सेमी है उस 1 सेमी का चाप काट, इसको इससे मिला दो। अब ये कितना जाएगा वर्गमूल 7 या 1 नहीं होगी 1 हो। अब वही इस पर और 90 डिग्री का कोण लो, क्या करोगे 90 डिग्री का कोण लोगे, और वही ये कितना लोगे 1 सेमी ले लेना है, इसको ऐसे मिला दो, ये कितनी होगी वर्गमूल
8 होगी। आगे आगे इसी को वो आगे बढ़ो, इस यहाँ कितना करोगे वही 90 डिग्री का कोण बनाया, ये कितना लोगे 1 सेमी लोगे। नहीं आपको ये 1 सेमी का चाप काट दो ऐसे, इसको ऐसे मिला दो, ये कितनी होगी वर्गमूल 9 होगी। वर्गमूल 9 का मान कितना होता है 3 होता है, वर्गमूल 9 लिखो चाहे वर्गमूल 3 लिखो। अब बोलो वही या 90 डिग्री का कोण बनाओ इस पर, क्या करोगे और 1 सेमी का चाप ले लो, तो ये कितना डिग्री का कोण बना लिया आपने 90 डिग्री का, ये कितना लिया 1 सेमी ले लिया। इसको और इससे मिलाओ, मिला दिया। अब ये जो होगी वो क्या होगी वर्गमूल 10 हो जाएगी। वर्गमूल 10 क्यों होगी तो भाई देखो यहाँ ये 3 है आधार, 3 का 9 जाएगा, 9 पे जुड़ेगा 10 आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन बढ़ते ऐसे चलेंगे आपको शक्ति वलय बन जाएगा। अब आगे पूरा यहाँ तक मिलाते चलना, आगे से आगे अपन जैसे आगे बढ़ेंगे तो वही यहाँ कितने डिग्री को बनाएंगे 90 डिग्री को बनाएंगे। ये कितना लेंगे 1 सेमी का ले, 1 सेमी या 1 इंच का जो लिया आपने वो ले लेंगे, अतः 1 आएगा। इसको इसे मिला दिया तो ये सारे अपन 1 के, और ये क्या हो गया वर्गमूल 11 का। ऐसे आगे ये 90 डिग्री का कोण बनाया, ये 1 का ले लिया, इसको इसे मिला दिया, ये कितना हो जाएगा वर्गमूल 12 का। तो ऐसे वो सर्पी वलय चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सर्पी वलय बनाना है। तो अगली प्रश्नावली अपन 1.3 का अध्ययन करते हैं। उसमें जो आपको पहला कुछ दिया गया वो क्या है कि निम्नलिखित दशमलव बिंदुओं का दशमलव प्रसार देखिए और उसी दशमलव प्रसार का प्रकार भी बताइए। तो आप प्रकार बताने के लिए मैंने आपको पहले ही ध्यान अध्ययन कर चुके हैं कि दशमलव जो प्रकार वो 2 प्रकार से होते हैं, एक शांत प्रकार का और दूसरा अशांत का। दो दशमलव प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, एक तो शांत का दूसरा अशांत का। और उसका अपन उदाहरणों सहित परिभाषा सहित अपन अध्ययन कर चुके हैं कि शांत कौन सा होता है अशांत कौन सा होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ जो दे रखा है उसका हल करोगे तो पहले तो उसका दशमलव प्रसार लिखोगे। दशमलव प्रसार मतलब यानी जो अंश है उसमें हर का भाग दो और भाग देने पर जो उत्तर आते हैं वो दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पहले क्या करोगे आप जो 36/100 है उसका मान गिनाएंगे। तो वही क्या करोगे यहाँ या तो जो संख्या आपको दी जाए वो या इसका सरलरूप जितना होता है वो कर लोगे। तो जो ऐसे दोनों में अगर आप सरलरूप करोगे तो 4 का भाग जा रहे तो यहाँ गिना रहे यहाँ तो 9 भाग गया और यहाँ 25 वर्ग गया। तो 9 में 25 का भाग लगा तो 9 में तो यहाँ 9/25 कैसे आ गया इसका, यहाँ 36 में 4 का भाग दिया तो 9 भाग गया, 100 में 25 4 का भाग दिया तो 25 भाग गया। ऐसे भाग दे आप बाद में वही 9 में 25 का भाग दे लो तो 9 में 25 का भाग जाता नहीं है तो क्या कर लिया आपने शून्य उतार ले। आप भाग जैसे इसमें भागफल में क्या लगता है उसका शून्य उतारने पर पहली बार शून्य उतारते हैं दशमलव लगता है। आप 90 में 25 का भाग दो तो 25 है 75, 3 भाग गया 3 भाग 25 के 100 तो ज्यादा होते हैं 100 के 100 तो ज्यादा हो जाएंगे तो 25 है 75, 3 भाग गया। अब आगे घटाओ कितने बच गया यहाँ तो बच गया 5 यहाँ 1 कितने बच गए 15 बच गए। अब आगे और बिंदु लगाओ आप आज में से 25 का भाग दो तो 25 के 150 कितने भाग गए 6 भाग। तो अब वही यहाँ भाग दो देने पर इसका जो दशमलव प्रसार वो आ गया 0.3 से 0.3 से। अब आगे आपको पूछा जाएगा कि ये शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। तो शांत और अशांत के आपके लिए बताया था कि बाकी प्रक्रिया में कुछ पदों के बाद में शेष पर शून्य आ जाता तो वो शांत होता है और जहां शेष पर शून्य नहीं आता तो वो क्या होता है अशांत होता है। तो ये कौन सा हो गया शांत हो गया। तो नीचे आप देखोगे ये है दशमलव, ये है दशमलव शांत प्रकार का है, शांत प्रकार का है ऐसे आता है।
अब ऐसे दूसरा आप निकालो तो दूसरे में क्या लिखा आपको, ये तो पहले का हो गया, दूसरे में क्या है 1/11। अब 1/11 का स्वरूप तो नहीं होगा पहले का, तो आप सबसे पहले क्या करोगे 1 में 11 का भाग लगाओगे, 1 में 11 भाग जाता नहीं है तो अपन यहाँ क्या उतारेंगे, शून्य उतारेंगे, शून्य उतारते हैं, शून्य का क्या भागफल क्या लग गया, दशमलव लग गया, दशमलव लग गया। अब 10 में 11 भाग देंगे, वो भी नहीं जा रहे, अभी भी नहीं जा रहे क्योंकि 10 छोटे है 11 से, और शून्य लेंगे, आप जितनी आगे आगे शून्य लेंगे उतने भागों में शून्य लग जाएंगे, एक नहीं तो एक लगा, तो दो नहीं तो दो लगा, तो तीन नहीं तो तीन लगा, ऐसे लगा। अब यहाँ ये 100 ले लिए 11 अब चला जाएगा, और वो कितने आज गया 11 9 के 99, या भागो 9 बार बच गए 9 बार 11 9 के 99, तो कितना बात रह गया 9 बार। आप घटाओ कि कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा, अब भाग दोगे तो और वही भागे, पहले शून्य लोगे भाग नहीं जाएगा, आप और शून्य लोगे तो 2 8 साथ में ले लिए, 2 8 साथ में लेते ही भाग में क्या लगेगा, भाग शून्य लगती है, तो वो यहाँ क्या होगा शून्य आएगा, और वही 11 9 के 99, कितना आ गया 9। अब वही इसको घटाओगे 1 बचेगा, और वही 2 शून्य लोगे तो 1 शून्य यहाँ लग जाएगा, वो 11 9 के 99, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब ऐसे वो चलता रहेगा, क्या होगा कभी शेष को शून्य आएगा, यानी ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहेगी। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे 0.090909 ऐसे आगे से आगे चाहे कितनी बार लिखो, तो आप अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.09 बार, तो 0.909 चले ना, तो ये 0.9 आता है बार बार इसलिए तो चाहे 0.9 बार लिख दो उस पर। अब यहाँ कोई दशमलव को कौन सा है, शांत है या शांत, तो वही आपको ध्यान रखना है जहां शेष पर इतना याद रखो कि जहां शेष पर शून्य नहीं आता है वो दशमलव प्रकार है अशांत होगा, कौन सा होगा वो अशांत होगा। अब अशांत में भी दो बता दे, आवर्ती अशांत अनावर्ती अशांत, तो अनावर्ती अशांत तो किसका होता है प्रमेय का होता है, तो वो तो लिखना है यहाँ पूरा लिखो, तो पूरा लिखो कि आवर्ती अशांत है, आवर्ती यानी ना 0909 की, तो आवर्ती अशांत है, या सीधा इतना लिखो अशांत दशमलव, तो नीचे क्या लिखोगे इस भिन्न का दशमलव अशांत प्रकार का है, पूरा लिखो जा क्या होगा, पूरा क्या बताओगे यहाँ कि इस भिन्न का दशमलव प्रकार आवर्ती अशांत है, आवर्ती, या आपको पूछ रहा है इसमें कि शांत है या अशांत है, तो शांत बता दो एक अशांत बता दो। अब ऐसे आगे वाले प्रश्नों का आपको करना है, जैसे यहाँ तीसरे में देखा आपको, तीसरे में क्या दिया 4 से 1/8, तो 8 चौक 32, 32 1 33 बटा 8, पहले अनुचित देखो अनुचित बदल लो, तो 8 का बड़ा 4 होगा, 8 चौक 32, 32 में 1 जोड़ दिया 33, 33 बटा 8। अब वही 33 में क्या करोगे, किसका भाग लगा दोगे 8 का भाग लगाओगे, तो 8 चौके 32 4 बात रहेगा, बच गया 1 बच गया। अब 1 में 8 का भाग जाता नहीं है, यहाँ शून्य उतार लिए, शून्य के आगे लग गया दशमलव लग गया। अब 8 का भाग 10 में दिया, 8 एका में 8 1 भाग गया, घटा के बच गया 2 बच गया। अब 2 में भाग जाता नहीं, शून्य उतार ली, अब 8 दूनी 16 कितना आ गया भाग 2 भाग गया, अब और घटा के कितना बच गया 4 बच गया, 45 शून्य 8 पंजो 40, पूरा बाहर चला गया, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो गया 4.125। अब ऐसे बाहर करते जा रहे हैं, क्या आ गया शेष वाले शून्य आ गया है, और जिसमें शेष पर शून्य आ जाता है वो कौन सा होता है शांत प्रकार का होता है। तो आप नीचे लिख देंगे आता है इस भिन्न का दशमलव प्रकार शांत प्रकार का है, आता है दशमलव, इस दशमलव भिन्न कैसा है इसका जो दशमलव भिन्न है उसका प्रकार कैसा है शांत प्रकार, तो वो क्या लिखोगे इस भिन्न का दशमलव क्या है शांत प्रकार का है। तो कहता है चौथा यानी 3/13 बराबर
अब 3 में किसका भाग लगाओगे? 13 का भाग जाना नहीं है, शून्य होता है। अब यहाँ क्या लग गया? और लग गया। अब 13 दूनो 26, कितना आ गया भाग? 2 भाग। डायग्राम क्या? 4। उतारी बिंदु 13 3 49, कितना आ गया? 3 भाग आ गया। बस क्या 1 उतारी, 1 बिंदु नहीं जा रहा, वो बिंदु ताली यहाँ बिंदु लग जाएगी। अब 13 7 91, 13 7 91। अब घटाया कितना क्या? 9 बच गया, उतारे 90। अब 13 6 13 7 91 कर दो, और 13 6 78। यहाँ क्या बच गया? अभी 12 बच गया। उतारी बिंदु कितने बचे हैं? 12 बचे ना, यहाँ घटाए तो कितने बच गए? 12। अब उतारी बिंदु, अब वही 13 9 117, 13 9 117, कितने आ गया? 9 बार। घटाया कितना बच गया? 3। उतारी बिंदु, अब बाद में वही 13 दूनो 26, 13 दूनो 26, उतार घटाया हुआ कितना बच गया? 4। अब देखो आगे ये जो वापस ये 30 आ गए, अब 40 बाद में 100, वापस ऐसे चलता जाएगा, ये कभी बंद नहीं होगा। चलो ना, जैसे आप चला ना, यहाँ से 30 से चले थे, 30 से बाद में 40, बाद 100, बाद में 90, बाद में 120। अब वापस वो चल गया यहाँ 30 है ना, वापस 40 आ जाएगा, फिर 100 आएगा, बाद में 90 आएगा, बाद में 120 है। ऐसे ही अताव की बात जो समूह चला वो कहाँ तक चल रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का चल रहा है। अर्थात 2 3 0 1 9 2 3 0 1 9 2 3 0 1 9 ऐसे ही आते जाएंगे बार बार। अताव ऊपर से आ गया, इन दशमलव है ऊपर साथ ही आ गई, अब तक क्या ऊपर से आ गया? ए शांत है, और से ए शांत है। अब ऐसे आपको 2/11 अर्थात 2 में 11 भागना देखना है, अब वो ए शांत आएगा। अब इसका शांत आएगा। तो ये शांत वाला शांत आपको कुछ बाद में बताएंगे कि कैसे। जैसे आपको लिखा तो दिया था कि शांत कब आता है, शांत कब आता है, तो ये एक बात बताएगी आपको। यानी वो से हर के अभाज्य गुणनखंड अर्थात नीचे वाली संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो किस में आते हैं? 2 या 5 या दोनों आते हैं तो वो शांत होता है, और इनके अलावा कोई आता है तो अशांत होता है। तभी मैंने ये बता दिया कि वो कैसा अगले है, वो कौन सी है, कैसी वो शांत प्रकार की है। अब शांत क्यों पता था मैंने? इसके अभाज्य गुणनखंड देख लिए मैंने, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 और 5 में होगी, इसलिए वो शांत का होगा। यहाँ ये अशांत क्यों होगा? 11 के अभाज्य गुणनखंड 11 होते हैं, अब वो 2 और 5 है नहीं, तो 2 और 5 के अलावा क्या होता है? अशांत होता है।